1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वातंत्र्य समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को बने थे। सितंबर 1946 को नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। वो स्वतंत्र वीर सावरकर जिनको अंडमान की जेल में रखा गया, कोल्हू में बैल की जगह पेड़ दिया गया, वो तो स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। दुनिया का इकलौता देश है जहां अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे बताया कि नेहरू से बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त वीर सावरकर थे और उन्होंने नेहरू के इतिहास को खोल के रख दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने में विवश हो जाएंगे, क्या नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने लायक थे? वीडियो को देखने से पहले आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। 1907 से पहले कोई कांग्रेस का नेता बताइए जिसने 1857 को स्वातंत्र्य समर लिखा हो। सबने म्यूटिनी, रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी लिखा। और जिस वर्ष में सावरकर जी को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, वो वर्ष कौन सा था? 1910। और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैटनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। आप तो मातहत हैं, ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे खड़े हुए हैं। और रही बात इसकी लेटर लिखने की, तो राहुल गांधी जी देख लें, उनके बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेके किसी का मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता, वायसराय को लिखा है फील ओब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को लिखा है, राजकुमार को, आई बेग टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं याचना करता हूं कि आपका वफादार सेवक बना रहूं। और दूसरी बात यह बताइए, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ किसने ली? नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को बने थे। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और क्या कहता, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। वीएस नायपॉल बहुत बड़े विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला 2003 में। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। और कहता है, उससे भी बुरा यह है जो विदेशियों में भी उन विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता जो इसके दुश्मन नहीं रहे, जो इसके दुश्मन रहे, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, उन्हीं के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। ऐसा विचित्र देश हमने कहीं नहीं देखा होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि दुनिया में कहीं लड़ाई होती है 2 राजाओं में, तो एक ही को महान माना जाता है और दूसरे को नहीं, चाहे कोई जीते हारे। उसने कहा, यहां जनता महाराणा प्रताप को महान मानती है और किताबों में अकबर महान है। जनता छत्रपति शिवाजी को महान मानती है, किताबों में औरंगजेब महान है। उसने कहा, ऐसा विचित्र इतिहास लिखने वाला दुनिया में कोई और दूसरा देश नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखा था वुंडेड सिविलाइजेशन है। देखिए, यह बंटवारा पहले नहीं था जब तक आप समझदारी के साथ राजनीति कर रहे थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 26 मई 1920 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने पूरा एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स जी। और उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने महीने गुजर जाने के बाद भी क्षमादान सबको मिल गया है, परंतु इनको नहीं दिया जा रहा है। इनमें से एक, ये गांधी जी के वर्ड हैं, विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला, मेरी नजर में वो बुद्धिमान, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। ये गांधी ने लिखा है, बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। और आगे उन्होंने क्या लिखा, ब्रिटिश साम्राज्य की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले समझ लिया था। मगर ये गांधी को तो समझ में आया, राहुल गांधी को नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरे के मन में। अब सरदार साहब की बात करते हैं। सरदार साहब की मृत्यु हुई 1950 में। बताए कांग्रेस, उसने जब तक गुजरात बना 1960 में, तब तक एक योजना, एक संस्थान, एक कोई चीज जो सरदार साहब के नाम पे हो। चलिए दूसरी बात कहता हूं, 2014 या भारतीय जनता पार्टी के राइज 90 के दशक से पहले कांग्रेस के किसी अधिवेशन में बैकग्राउंड में सरदार साहब की फोटो दिखाई है?
कहीं नहीं, जीरो। ये भी बात कहना चाहता हूं, जब मैंने कहा ना कि सितंबर 46 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो अगस्त 46 में कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें सारी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे जाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कौन होना चाहिए। एक वोट पट्टाभी सीतारमैया को, एक या दो वोट जेबी कृपलानी को, शेष सारे वोट सरदार पटेल को, सारे वोट सरदार पटेल को। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नेहरू जी को 0 वोट। अब 0 वोट पाके कोई प्रधानमंत्री बन जाए और सारे वोट पाके कोई किनारे रह जाए, उनको हक है बोलने, उसके बाद उसके नाम पर कुछ लिखा ना जाए। अच्छा, और ये मैं कोट भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर बाय दुर्गादास, सारा पढ़ लीजिए। ठीक है। मुझे लगता है थोड़ी उनको अपने पार्टी छोड़िए परिवार की जानकारी नहीं है। आपको पता है बगैर माफी मांगे किसी की सजा माफ हो गई हो? शायद आप लोगों को न ध्यान हो तो मैं बता देना चाहता हूं, वो नेहरू जी थे 1923 नाभा में, और नाभा में केवल 3 घंटे के अंदर, और ये मैं कोट कर रहा हूं के संथानम, जो कांग्रेस के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उन्होंने अपनी किताब में, जो उनके साथ जेल में थे नेहरू जी के साथ, उन्होंने अपनी किताब हैंडकफ्ड विद नेहरू में लिखा है कि नेहरू जी को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उनके पिताजी ने, यानी मोतीलाल नेहरू जी ने वॉइस रॉय से संपर्क किया, 3 दिन लग गए, और उसके बाद हमें जेल में खाना और फल भी मिलने लगे, हमारे कपड़े धुलने के लिए नौकर भी आ गया, हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी। इसके बाद कोर्ट ने नेहरू जी को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा दोपहर में सुनाई गई, और इसका उल्लेख तो इनडायरेक्टली नेहरू जी ने भी किया है अपनी आत्मकथा में। के संथानम की किताब में तो बहुत क्लियर है, और ये अनेक उदाहरण हैं। ट्रैप्ड विद नाभा में दोपहर में हुई, और शाम होते होते ब्रिटिश गवर्नर ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए सजा माफ कर दी। और 46 में किसके नाम की शपथ ली थी जब अंग्रेजों का शासन था? माउंटबेटन और मनोहर लोहिया जी जैसे लोगों ने मना कर दिया था उस सरकार में आने से कि क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, मजेदार, ये 2 सितंबर का दिन ही क्यों चुना गया था 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए? पता है? वो इसलिए चुना गया था कि जब नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिरा है, तो 15 अगस्त को सरेंडर डिक्लेयर किया है जापान ने। 2 सितंबर 1945 को जापान के एम्परर ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और डोमिनिक लेपेरे और लैरी कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन को कोट करते हुए लिखा है कि माउंटबेटन की इच्छा थी कि 2 सितंबर को ही होना चाहिए, क्योंकि दिस डे सिग्निफाइज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन एशिया। जो ये वो क्या कहते हैं, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। उनके नेताओं ने कितना बड़ा अपमान किया। कहते हैं हिंदुत्व शब्द 100 साल पुराना है। अरे अपने नानक किताब पढ़ ले, उन्होंने लिखा है 10वीं शताब्दी से हिंदू शब्द का प्रयोग है। देखिए, वीर सावरकर की जो स्थिति है भारत में एक बहुत विराट स्वरूप में है। मैंने बताया उनके परिवार के लोग बोल चुके, पर मुझे एक बात याद आई, आपने अभी बात कही तो मुझे याद आया, जहां तक मुझे ध्यान है, अंग्रेजों ने वीर सावरकर की डिग्री भी छीन ली थी। नेहरू जी की छीनी थी क्या? कांग्रेस के किस नेता की डिग्री छीनी थी उन्होंने कि अब ये इंटाइटल्ड नहीं है वो करने के लिए? इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें हैं, देखें तो खत्म हो जाएगा। अरे आपको पता है, मैं ऐसे भी उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। सबको पता है अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई काकोरी प्रकरण में, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उस काकोरी प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? अंग्रेजों का वकील, यानी जो सरकार से पैसा लेकर यह इंश्योर करने में लगा था कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग मानी गई, यानी जहां विभाजन की नींव पड़ी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और उनके नाम पे लखनऊ में आज भी एक सड़क है, जगत नारायण रोड। सारी 560 की रियासतें जितनी भी थी, 560 समथिंग, सब सॉल्व हो गई। मतलब जूनागढ़, हैदराबाद सब सॉल्व हो गया, भोपाल वगैरह। एक ही जगह जहां उन्होंने हाथ रखा नहीं सॉल्व हुआ। ये भी मैं नहीं कहता हूं, देखिए नेहरू जी ने कुछ एक अच्छे काम भी किए थे, जैसे एम्स की स्थापना की थी, उन्होंने स्टील के प्लांट्स बनवाए, डैम बनाए, वो मानते हैं, मगर जो भयंकर गलतियां हुई उसको भी स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से। देखिए, आजादी में 3 प्रकार के योगदान रहे। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जिसका कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन
जिसमें सूर्य सेन, बाघा जतीन, शचींद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, वासुदेव बंदर फड़के, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, सबका योगदान था। बताइए, वायसराय हार्डिंग पे बम फेंका गया, वहां पर चटगांव में आर्मरी कैप्चर हो गई, काकोरी में खजाना कैप्चर हो गया, भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंक दिया, कलकत्ता के कमिश्नर को इनका कोई योगदान ही नहीं था। तीसरा, एक सैन्य अभियान जो रास बिहारी बोस जी और सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ, आजाद हिंद फौज बनी और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार अगर आप माने तो 1943 में आजाद हिंद फौज की एग्जाइल गवर्नमेंट थी, जिसको उस जमाने में 8 या 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तीनों का योगदान है। बस हम यही तो कहना चाहते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करिए। जब 75वीं वर्षगांठ हुई 2018 में, तो हम मोदी जी ने उसका पूरा यहां पर इंडिया गेट के ऊपर पूरा उसका स्वागत किया, जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबके योगदान को सराहिए। और एक फैक्ट और जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कभी आपने यह ध्यान दिया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था, उसके अनुसार आजादी की डेट 15 अगस्त 47 तो नहीं थी, 30 जून 1948 थी। ये एक साल पहले काहे छोड़ दिया? उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण यह है कि नवंबर 1945 में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड मैकॉनले, शायद उसका नाम है, वो वाइसराय को लिखता है कि आज़ाद हिंद फौज के जिन अधिकारियों और सिपाहियों पे मुकदमा चल रहा, उसके चलते हुए भारतीय सैनिक अब बहुत रेस्टलेस हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो 11 फरवरी 1946 को लिखता है कि अब मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक गोपनीय मैसेज भेजा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारी अपने परिवारों को बंबई और कराची भेज दें, चुपचाप, किसी को पता न लगे। 18 फरवरी या 16 फरवरी 1946 को नौसेना में अपराइजिंग होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और 2 दिन के अंदर कलकत्ता, कराची और बंबई में 20,000 नौसैनिक, 100 जहाज कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सरदार पटेल से, नेहरू जी को भी इन्वॉल्व किया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उनको समझाइए। 12-13 दिन के बाद सैनिक वापस आते हैं 28 फरवरी के आसपास, और मार्च 46 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो जाता है, और 2 सितंबर 46 को अंतरिम सरकार बना दी जाती है, और 15 अगस्त 47 को स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके बावजूद 30 जून 48 तक माउंटबेटन वाइसराय क्यों रहते हैं, इसको तो बता दें। अगर यह मानते कि कोई बचा हुआ एजेंडा था, तो पाकिस्तान के तो वाइसराय नहीं रहे, वहां का तो वाइसराय रहा मोहम्मद अली जिन्ना, तो भारत के वाइसराय माउंटबेटन क्यों रहे? इसलिए मैं कहता हूं, ये सब जो आपने कहा एकदम सिंप्लीफाइड है, मगर ये मैंने जो भी आपको फैक्ट बताया कि फैक्ट ऐसा नहीं जो आपको पता ना हो। ठीक है।